ओके, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए। तो यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सबका कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, आंसर कर रहा है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, जब चेंज ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं तो चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, या लिक्विड से वापस सॉलिड में आ सकता है, या लिक्विड से गैस में जा सकता है, या गैस से वापस लिक्विड में आ सकता है। द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर वो आइस फॉर्म में है, वाटर अगर आइस फॉर्म में है, अगर आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। द सिस्टम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, तो उस केस में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आप बाहर से सिस्टम को देंगे। तो बाहर से जब आप सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करके वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सिस्टम में रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रिंग इट्स मॉलिक्यूल्स क्लोजर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कि अगर वाटर है आपके पास और वाटर को आप फ्रीज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वाटर हीट एनर्जी लेगा या रिलीज करेगा। तो उस केस में वाटर जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जब वो हीट को रिलीज करेगा तभी जाकर के वो क्या होगा, फ्रीज हो पाएगा, मतलब कि आइस फॉर्म में वो चेंज हो पाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन में दोनों आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर लिक्विड से आप सॉलिड स्टेट में लाना चाहते हैं वाटर को, तो लिक्विड से सॉलिड में जब आप चेंज करेंगे तो वो कितना हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक, और अगर वो आइस फॉर्म में है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड से अगर वो लिक्विड फॉर्म में आना चाहता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना चाहता है, तो उस केस में उसको मेल्ट होना पड़ेगा, तो आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों केस में जो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि आप या तो सिस्टम को दे रहे हैं या फिर सिस्टम रिलीज कर रहा है, देंगे कब, बोलिए आप कब देंगे, देना कब पड़ेगा, जब वो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप उसके मॉलिक्यूल को दूर ले जाना चाहते हैं, तो उस समय आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो ऑलरेडी वाटर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, आप उसको सॉलिड फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो उस केस में उसको फ्रीज करना पड़ेगा, यानी उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, मतलब कि वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो दोनों केस में ये जो अमाउंट ऑफ हीट वो जो रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, तो दोनों केस में, एक केस में हीट रिलीज कर रहा है और एक केस में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इस केस में जो एक्स्ट्रा जो हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा, तो इसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे हम लोग इसको लैटेंट हीट नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि ये दोनों के लिए वैल्यू सेम होता है। तो हीट ऑफ फ्यूजन, जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ये हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होता है, ये होता है 334 जूल पर ग्राम, 334 जूल पर ग्राम। तो ये जो हीट ऑफ फ्यूजन है 334 जूल पर ग्राम, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि लिक्विड स्टेट में है, अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, अगर आप उसको आइस फॉर्म में लाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको सॉलिड स्टेट में, लिक्विड से सॉलिड में लाना चाहते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में लाने के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड में आप उसको फ्रीज कीजिएगा, तो फ्रीज कीजिएगा मतलब कि टेम्परेचर उसका लो करना पड़ेगा। तो आपको इतना टेम्परेचर, आपको पर ग्राम वाटर का इतना टेम्परेचर आपको निकालना होगा, मतलब रिड्यूस डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो सॉलिड में चेंज होगा। और वही अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इतना पर ग्राम वाटर को, सॉरी पर ग्राम आइस को आपको 334 जूल जो है ना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या होगा आपका, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो पाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसी तरह से जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए ये होता है 2230 जूल पर ग्राम, ये वैल्यू है हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। तो देखिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर 1 ग्राम आपके पास अगर वाटर है, ठीक है, तो 1 ग्राम वाटर को अगर आप चाहते हैं वेपोराइज करना, ठीक है, मतलब क्या हो जाए, देखिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि जो हीट ऑफ फ्यूजन है ना एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये लेना है एट 100 डिग्री
सेल्सियस। मतलब क्या हुआ कि ठीक है, हीट तो आप दे रहे हैं, मतलब इस कहीं ना कहीं जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, वो इसके टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि आखिर पहले से किस टेम्परेचर पे है। जैसे सपोज दैट कि वाटर है, तो वाटर को आप आइस में चेंज कर रहे हैं, तो पहले से वाटर का क्या टेम्परेचर रहा होगा, ये भी तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ 334 जूल पर ग्राम, तो टेम्परेचर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओह सॉरी, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो होगा ये एट 100 डिग्री सेल्सियस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सही है, 100 डिग्री सेल्सियस सही है, आ जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको आइस में चेंज करना चाहते हैं, तो पर ग्राम वाटर, वो पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आप उसको वेपर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो पर ग्राम वाटर को आपको 2230 यानी कि 2230 जूल आपको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और वो वाटर वेपर फॉर्म में है और उस वाटर वेपर को आप लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो उस केस में उस वाटर वेपर से आपको 2230 जूल जो हीट एनर्जी है ना वो निकालना पड़ेगा, मतलब उसको हीट एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तब जाकर के, यानी कि पर ग्राम की हम बात करें, तब जाकर के वो जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में आ पाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें बच्चों का बहुत मिसकंसेप्शन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। हीट ऑफ आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूँ, है ना, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आप चाहते हैं कि हाँ हमारा मनोबल बढ़ाना है ना, या फिर मेरा जो भी कंटेंट है इससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप वीडियो को जरूर मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे क्या बोले हम, ठीक है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करके जो है आप इसको ये कर लीजिए इस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्या बोला है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, है ना। इसमें आपको बताना है कि आप एटमॉस्फेरिक जो गैसेज होते हैं उसको कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई गैस दिया हुआ है, उस गैस को अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उस गैस का जो टेम्परेचर है वो डाउन करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप लिक्विफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर को क्या कीजिए, डाउन कीजिए। अच्छा, अब टेम्परेचर को आप डाउन करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो जानते हैं कि एकदम रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो इस केस में आपको प्रेशर जो है ना काफ़ी हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफ़ी क्लोज आएंगे एक दूसरे के, है ना, क्लोज आएंगे। और दूसरी चीज़ की आप टेम्परेचर भी लो करके रखे हुए हैं, तो टेम्परेचर लो होगा जिससे कि उनका काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगा और फिर से वो दूर दूर भाग नहीं पाएंगे, है ना। आपको एकदम पकड़ के रखना है एक जगह उसको, तो एक जगह पकड़ के रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहला चीज़ की प्रेशर खूब दबाइए उसको, है ना। गैस वगैरह में जो फिल किया जाता है तो उसके इसमें जानते हैं ना कि पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन खूब उसको कस के पुश करता है, दबाता है, प्रेस करता है। तो पहले तो उसको खूब दबा करके रखिए ताकि मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ जाए। जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, दूसरी चीज़ की उसका जो हीट एनर्जी है वो काफ़ी कम है, यानी लो हीट एनर्जी है, तो उससे क्या होगा कि वो अब वो दूर भी नहीं जा पाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी उसका काफ़ी कम हो जाएगा, तो एक जगह आकर के स्थिर हो जाएगा, है ना, वो एकदम लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यही आंसर है, आपको लिख देना है। समझा दिया, अब आप अपनी लैंग्वेज में एट द सेम टाइम आपको जो है टेम्परेचर डिक्रीज करना, वो दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो आपको जो है दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, जो कि मैंने आपको समझाया कि आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि एट द सेम टाइम और डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करना है, क्योंकि मान लीजिए आप प्रेशर बढ़ा करके मॉलिक्यूल को क्लोज ला भी दिए और फिर से अगर आप टेम्परेचर को सपोज दैट कि इंक्रीज है या फिर टेम्परेचर आपका हाई है, तो क्या होगा, पास आएगा फिर भाग जाएगा। तो पास आने के बाद वो भागे नहीं, इसके लिए आपको टेम्परेचर लो करके रखना पड़ेगा। ओके, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके हेलो बच्चों, फिर से जो है हम आपके लिए एक नया लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, ठीक है। जो बच्चे चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये लॉलीपॉप लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनका तो पता नहीं उनको क्या लग रहा होगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो डेजर्ट वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट कूलर एक्चुअली में, डेजर्ट कूलर क्या होता है, एक्चुअली में डेजर्ट कूलर होता है कि वैसे जगह पे लगे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे पहले देखिए कि जो डेजर्ट कूलर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है,
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि डिजर्ट कूलर का काम है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाना। अगर वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि सराउंडिंग एरिया को कूल करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इवेपोरेशन होता है तो कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए, और एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो सराउंडिंग से लेगा, और सराउंडिंग से लेकर के अगर वो इवेपोरेट हो रहा है आसपास का, है ना, यानी कि आसपास का इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाएगा। ओके, तो देखिए वी नो दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब हम पूछे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ के सरफेस एरिया आप जितना ज़्यादा देंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है, इसके ध्यान रखना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा। अच्छा, एक और होता है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, और वो क्या है, तो एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, यानी कि विंड स्पीड पे वो डिपेंड करता है। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी फास्ट होगा। तो देखिए अब होगा क्या कि अ डिजर्ट कूलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे, एंड हॉट एंड ड्राई डे इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, अब जानते हैं कि अगर हॉट डे है तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि ड्राई है, वेदर ड्राई है। आपको अभी बताया कि ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वेदर ह्यूमिड होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट नहीं होगा। तो ड्राई है तो फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए इवेपोरेशन के, तो बहुत आसानी से इवेपोरेशन हो जाएगा। ओके, सो अ डिजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से क्या होगा, कूल करेगा आपके सराउंडिंग को, है ना। एक डिजर्ट कूलर होता है जो पूरे डिजर्ट को कूल करके रखता है, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को कूल करके रखता है, जिससे कि आपको रिलीफ फील होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, नहीं समझने वाला तो कुछ चीज़ ही नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि 4-5% ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, आप हमसे जुड़िए कमेंट के माध्यम से, आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, और जहाँ तक होगा पूरा हेल्प करूँगा मैं आपका, है ना। तो आप जो है, ये चैनल आप ही लोग के लिए बना हुआ है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।